गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो एज प्रोमिस्ड वी आर हेयर विद द जीएनजी सीरीज ऑफ इंग्लिश। इन द नेक्स्ट 30 डेज हम कोशिश करेंगे कि सारे इंग्लिश के पार्ट्स, लिटरेचर, सप्लीमेंट्री, पोएम्स, रिपोर्ट राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ों को हम आपके साथ लेके आएंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज एंड वुड बी हेल्पिंग यू टू कवर एवरीथिंग इन इंग्लिश इन द नेक्स्ट 30 डेज। इसके अलावा टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू to kind of take any of the doubts that you have, and we'll stay connected to clarify all your doubts and take English forward. Before moving, I'd like to give a brief introduction about myself. मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. I have taught English for various competitive examinations like CLAT, CUT, IPMAT, even CAT I have taught. So all these examinations में मैं आपको इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाते आया हूँ और इस सारे कॉम्पिटिशन्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है. सो ऑल आई वॉन्ट इज़ यू टू स्टे कनेक्टेड. कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप 100% हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमको भेज सकते हो. वील ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज वी कैन. एंड टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशंस अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन ऑफ लिटरेचर विच इज़ द लास्ट लेसन. सबसे पहली चीज, ये जो लेसन है ये उस समय या उस पीरियड का है जब फ्रांस और प्रशिया कह लो या प्रूशिया कह लो, उनके बीच घनघोर युद्ध चल रहा था. ठीक है, घनघोर युद्ध का मतलब दे वर एंगेज्ड इन अ बिग बैटल अमंगस्ट आवरसेल्फ. तो फ्रांस था, वो प्रूशिया में क्या क्या आता था. प्रूशिया में एक तो जर्मनी आता था, एक पोलैंड आता था, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आता था. यूरोपियन प्लेसेस हैं ये तीनों, ये जहाँ वहाँ की मैं बात करूँ तो उस युद्ध में फ्रांस हार गया था और फ्रांस के 2 प्रोविंस प्रूशिया के पास चले गए थे. नाउ ये जो दिस लेसन इज ऑल अबाउट इमोशन. ठीक है, एक इमोशन है जो उन लोगों के, वो जो लोग फील कर रहे थे उस समय, राइट. लेट्स से जैसे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होता है, आप लोग अपने दादा दादी या जो बड़े लोग थे उस समय उनसे पूछेंगे कि हम लोग यू नो द थिंग्स दैट दे फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे हैड टू लीव देयर हाउसेस, और यू नो इवन इफ दे वर नॉट लीविंग, मतलब क्या चेंजेस उनके लाइफ में हुए थे, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ people that were coming, lot of people that were going, lot of changes in their lifestyles that was happening. बट वहां पे तो बिल्कुल हो रहा था क्योंकि वो जो 2 रीजन्स थे वो उन्होंने कैप्चर कर लिए थे और उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाए. जर्मन इज व्हाट नीड्स टू बी टॉट देयर. वहां पे जर्मन पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे रूल्स जो जर्मनी के कल्चर पे आधारित हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. वो लोग जो 40-40, 50-50 साल से वो चीजें फॉलो कर रहे थे, कैसे उनकी लाइफ अफेक्ट हुई, कैसे यू नो दे वर फीलिंग वेरी डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट दे वर फीलिंग बिफोर. तो सारी चीज, ये एक इमोशन है, एक स्टोरी. तो एल्फेंजो लॉरेट जो इस स्टोरी के राइटर है वो लेके आते हैं, वो पेश करते हैं और हमको वो इमोशन को फील करना है, व्हाट दे आर फीलिंग. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक एट व्हाट द लास्ट लेसन मींस. तो ये ऑथर के बारे में, एल्फेंजो लॉरेट, जो असेंशली 1840 टू 1897 की एरा में वहाँ थे. ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रेंच स्टोरी राइटर, जो उस समय के इमोशंस को अपनी स्टोरीज में लेके आए हैं बहुत खूबसूरती से. उन्होंने बहुत उस समय प्रसिद्ध नॉवेल्स और बहुत सारी प्रसिद्ध राइटिंग्स लिखी हैं. इन अ वेरी, ही पोर्ट्रेज ह्यूमन इमोशंस इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर. मतलब बहुत ही आसान तरीके में उस इमोशंस को डालते हैं, एक बैकड्रॉप बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं और कैसे उनको मिक्स करके एक बहुत ही कमाल की पेशकश वो लेके आते हैं, राइट. सो हमको यही देखना है क्या था. his chief works were Sappho, Lee Petitcho's In the Land of Pain, and of course The Last Lesson. The Last Lesson is one of his biggest writings at that point. ये कुछ सीन्स हैं उन वॉर्स के जो उस समय होते थे यूरोप में. और ये 2 प्रोविंसेस हैं दोस्तों, लोरेन एंड एल्सैक. तो ये दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस एरा का फ्रांस का मैप है. और लोरेन और एल्सैक ये 2 रीजन्स थे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रूशिया के कब्जे में आ गए थे. और यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों की क्या फीलिंग्स थी वो द लास्ट लेसन डिपिक्ट्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. ये वो मैप है. नाउ लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया कि एसेंशियली क्या वो लोग फील कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
but I'll again kind of repeat that the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. The Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. The French districts of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. The new Prussian rules discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. French teachers were asked to leave. हाँ, ये एक चीज मैं मिस कर गया था कि the French teachers were asked to leave, and जो ये कहानी है ये उस दिन की है जहाँ पे जो मेन फ्रेंच टीचर थे वहाँ पे एम हैमिल, उस कहानी के, वो अपना लास्ट डे उस स्कूल में स्पेंड कर रहे थे जहाँ पे वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं, और इट वाज हिज लास्ट डे इन दैट एरियाज एज वेल, एंड दे वर आस्क्ड टू लीव फ्रांस, leave those two districts of Alsace and Lorraine, and the German teachers were expected to come the next day. This is the backdrop of the story. Now scene wise explanation, मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इस पूरे टेक्स्ट को इजी बनाने के लिए 8 सीन्स में डिवाइड किया है. Now ये 8 सीन्स क्या है, ये 8 सीन्स उन 8 सिचुएशंस को डिपिक्ट कर रहे हैं जिसके संदर्भ में ये स्टोरी लिखी गई है. तो इससे आपको देखोगे कि आप जैसे लेट्स से आप एक साथ ये पूरी कहानी पढ़ते हो तो इतनी आसान नहीं लगेगी अगर आप इसको ब्रेक वाइज करके लगेंगे. अगर आप इसको ब्रेक वाइज करके पढ़ेंगे, सीन वाइज करके पढ़ेंगे और बैकड्रॉप और टेक्स्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे, देन इट वुड बी वेरी इजी. इट्स अ वेरी इजी लेसन, सो यू डोंट नीड टू वरी. नाउ फर्स्ट सीन, फ्रांस ऑन हिज वे टू स्कूल. पहले सीन क्या है दोस्तों, जो फ्रांस है, जो एक स्टूडेंट है जो फ्रेंच पढ़ता था, वो अपने स्कूल में जा रहा है एंड वो क्या क्या चीजें देख रहा है ये चीज आज हम देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक समरी दूंगा इस सीन की, एक पर्पस दूंगा इस सीन का, और फिर हम टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या जो हमने समरी कर रही है कैसे वो टेक्स्ट को रिलेट कर पा रही है. सॉरी. तो पहली चीज क्या है, फ्रांस इज हरिंग टू स्कूल बिकॉज ही इज लेट. He is not prepared his lessons on participles and fears M. Hamill's scolding. As he passes the town hall, he sees the crowd gathered around the bulletin board. For 2 years, news of the war has been posted there. He wonders what the new notice might be, but he does not stop. दो तीन चीजें जो डिपिक्ट कर रहा है ये सीन, पहले मैं आपको सीन के बारे में बताता हूँ. एम हैमिल जो है वो लिटिल फ्रांस जो है वो लेट हो गया स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाते ही समय when he is rushing, he is looking at the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड क्या है वहां पे, वो उस समय का वो बुलेटिन बोर्ड है जहां पे सारी न्यूज लिखी जाती थी या पोस्ट होती थी, और उस बोर्ड पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वो न्यूज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो सारी चीजें वो उस बुलेटिन बोर्ड पे देख रहा है एज ही इज पासिंग ऑन और एज ही इज रशिंग टू स्कूल्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका होमवर्क था पार्टिसिपल्स को पढ़ना, पार्टिसिपल्स के एक लेसन को पढ़ना जो उसने अच्छी तरीके से नहीं किया. So it shows France's casual attitude towards study, hints that certain importance has happened because बहुत सारे लोग उस bulletin board पे gathered हैं और वो पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ. Now let's now look at the text. M. Hamil had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm and so bright. तो जैसे जैसे वो भाग रहा है उसके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि उन्होंने मुझे पार्टिसिपल्स पढ़ने को, जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमको उसको पार्टिसिपल्स पढ़ने को बोला था, जो उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसका पहला वर्ड भी उसको नहीं आता है. और ऐसे ऐसे जैसे ही वो जा रहा है तो उसके मन में ये चीज आ रही है कि ये कितना अच्छा दिन है, मतलब क्या क्या उस दिन के बारे में वो क्या सोच रहा है वो हम इस बैकड्रॉप में देखते हैं. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participant, but I had to stand to resist and hurried off to school. तो ये दो चीजें वो देख रहे हैं कि बर्ड्स चर्प कर रही हैं, सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोल्जर्स अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसको फैसिनेट कर रही है कि यार मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ये सब चीजें देखनी है. लेकिन देन ऑल्सो वो अपने आप को कंट्रोल करके किसी तरीके से स्कूल की तरफ दौड़ रहा है. दैट्स व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्या कह रहा है ये सीन, एज ही पासेस द टाउन हॉल. नेक्स्ट चीज मैंने दो चीज बताई थी आपको, एक वो रश कर रहा है, दिन को विटनेस कर रहा है, तीसरा चीज वो बुलेटिन बोर्ड की कहानी देख रहा है. There was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith, the watcher who was there and with his apprentice, reading the bulletin, called after me, don't go so fast, bub, you'll get on to the school in plenty of time. Now, जैसे जैसे वो जा रहा था उसने देखा कि उस बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उस बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं, और उसके मन में ख्याल आ रहा है कि अब और क्या बैड न्यूज आ सकती है. जितनी भी बैटल्स के बारे में जो उस समय हो रहा था, जितनी भी बैड न्यूज आई है उसके लिए
वो सारी चीज उस बुलेटिन बोर्ड में आई है। तो ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड कि अब क्या हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग दैट ही वॉज विटनेसिंग वॉज कि ब्लैक स्मिथ, वॉचमैन, ये सारे लोग वहां इकट्ठा हैं और वो इकट्ठा होके उस बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं। ना बुलेटिन बोर्ड को देखते समय उसी समय जो वॉचमैन था वो उसको कहता है कि बेटा इतनी तेज मत भागो, आराम से चलो, आराम से आप स्कूल पहुंच जाओगे, बिकॉज ही नो दैट स्कूल में कुछ डिफरेंस होने वाला है। अब देखते हैं कि क्या वो विटनेस करता है जब वो स्कूल में पहुंचता है। दैट्स देयर इन दैट आई हैव डिवाइडेड इन द सेकंड सीन। व्हेन फ्रांस रीचेस स्कूल ही एक्सपेक्ट्स द यूजुअल नॉइज, student reciting lessons, desk banging, teachers rule tapping, but the classroom is unusually silent, almost like a Sunday morning. He quickly slips into his sleep. तो जैसा आपने देखा, जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, नॉर्मली जो स्कूल में शोर शराबा होता है वो उसको विटनेस नहीं करता है। ही वॉज थिंकिंग कि यार ऐसी चीज होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लासरूम इज अनयूजुअली साइलेंट, बहुत साइलेंट क्लासरूम थी, और जैसे कि एक संडे मॉर्निंग में होती है। तो ये सारी चीजें वो विटनेस करता है, एंड ही वॉज सरप्राइज, और ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड कि यार ये क्या हो गया है, आज क्या हो गया है। नाउ लेट्स लुक एट द टेक्स्ट. But now it was all so still. I had counting on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quietly, little friends. We were beginning without." तो जैसे जैसे वो स्कूल में एंटर कर रहा था, जैसे जैसे अपने क्लास के पास पहुंचा, उसने विंडो से क्या देखा, विंडो से देखा कि सारे उसके दोस्त, सारे उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं, एंड एम हैमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल रूरल दैट ही हैड। पर जैसे ही वो क्लास की तरफ पहुंचा, वो क्लास के पास पहुंचा, एम हैमिल ने बोला कि लिटिल फ्रेंड्स कम, वी वर अबाउट टू बिगिन विदाउट यू। तो अगेन एक इमोशनल उसके दिमाग में आ रहा था कि आज ये मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है, जरूर कोई बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सीन। थर्ड सीन में जैसे ही वो क्लास में अंदर घुसता है, एम हैमिल जो था वो एक स्पेशल अपीयरेंस में रहता है। स्पेशल अपीयरेंस क्या? ही वाज वियरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप, यूजुअली worn only on special occasions. He also sees several villagers sitting in the classroom, old Hostner and the former mayor and others. France is confused. तो जैसे ही वो क्लास में घुसता है, वो अपने टीचर को देखता है। उन्होंने नॉर्मली जो ओकेजन्स पे या संडेज को या कोई ओकेजन हो, उसमें वो नॉर्मली जो ड्रेस पहनते हैं वो उन्होंने पहनी हुई थी। क्या था? एक ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, एम्ब्रॉयडर्ड कैप था, वो नॉर्मली वो सारी चीजें उसने पहनी हुई थी। और वो ये भी देखता है कि कुछ लोग जो कभी क्लास में आते ही नहीं थे, ओल्ड विलेजर्स जो फ्रेंच सीखने कभी कभार क्लास में आते ही नहीं थे या बहुत कम आते थे, वो लोग सब लोग आराम से क्लास में बैठे हुए हैं। ये सब देखे ही वॉज कंफ्यूज्ड कि आज क्या हो गया। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beauty. ये तो हमने पढ़ लिया है. Next, let's move on. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see the back benches that were always empty. The village people sitting quietly like ourselves. Old Hostner with his tea corner had the former mayor and the former postmaster. Everyone looked sad, and Hostner had bought an old primer, thumbed at his edges, and he held it open on his knees, with his green spectacles lying across the page. जैसे मैंने कहा कि एक तो वो ये विटनेस करता है कि उसके टीचर ने नए तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, दूसरा विलेजर्स पीछे बैठे हुए हैं। उसमें से एक हॉस्नर था, वो क्या करता, ओल्ड प्राइमर या ओल्ड बुक कह लो या एक ओल्ड आप रजिस्टर टाइप से कह लो, वो लाया हुआ था और अपने पाम पे उसने उसको फैलाया हुआ था, और उसका जो चश्मा था वो वहां पड़ा हुआ था बुक के पास। एंड ही वाज विटनेसिंग कि यार ये क्या है, मतलब ये ही वाज विटनेसिंग, ही वाज थिंकिंग कि यार आज क्या है, everything is different compared to the normal days that he was living. Then came the main thing. Then the scene 4 came. जब ये सब witness करने के बाद, जब he was not able to think कि exactly हुआ क्या है, then his teacher came and said, "What's the main thing that is happening?" M. Hamill announces that this will be the last French lesson. An order from Berlin says German will replace French in all schools of Alsace and Lorraine from the next day. The villagers have come to show their regret for their neglecting their language and to honor their teacher. France feels guilty for not valuing his lessons earlier. तो 3 चीजें इस सीन में हुई हैं। सबसे पहली चीज ये हुई है कि उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। सेकंड, उसने विटनेस किया इसीलिए कि विलेजर्स क्लास में आए हुए हैं। और तीसरी उस चीज उसने विटनेस करी कि he felt guilty of not valuing his French lessons before. Now let's look at the test. My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last presentation. I want you to be very attentive. ये टीचर कहते हैं, ये टीचर का टेक्स्ट है। अब हम बैकड्रॉप पे आते हैं, ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं।
व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू। थंडर क्लैप का मतलब हो गया वैसे बिजली कड़कती है ना, जैसे बिजली कड़कती है एकदम से मैं हिल जाता हूँ कि बिजली कैसे कड़की है, उसी तरीके से इस वे बिजली की तरह ये वर्ड्स उसके ऊपर गिरे। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनीमोर, आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन हिज एक्सप्रेशंस कम, व्हाट ही इज थिंकिंग, एकदम से जब ये बिजली उसके सर पे गिरी कि ओह क्या होगा, यही चीज, देन ही थिंकिंग अच्छा यही चीज उस टाउन हॉल में था, यही चीज उस बोर्ड पे था जो वो पहले देख चुका है। वो ये देखता है कि यार मेरे को तो आती ही नहीं है फ्रेंच, अभी से ये बंद हो जाएगा, अभी से ये बंद हो जाएगी तो मैं फ्रेंच सीखूंगा कैसे। दैट्स व्हाट द इमीडिएट फीलिंग दैट केम टू हिज लेसन। तब उसको रिपेंट होता है कि यू नो व्हाई आई वेस्टेड माय टाइम ऑन लुकिंग एट बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। स्लाइडिंग ऑन द सार का क्या मतलब है, सार एक रिवर थी उस समय फ्रांस में, लोग, और वो जो जम जाती थी बिकॉज देवर वेरी लो टेम्परेचर्स, तो जो बच्चे लोग होते थे वो उसमें स्लाइड करते थे, उस जमी हुई बर्फ पे जो रिवर जम जाती थी। तो वो अपने जैसे टाइम वेस्ट करते थे ना बच्चे की, बर्ड्स के एग को देखना, स्लाइडिंग ऑन द सार देखना, ये सारी चीज देखना, तो ही वाज फीलिंग सॉरी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम एंड नॉट लर्निंग फ्रेंच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends that I could not give up. M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on this fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting in the back of the room. एक तो वो ये डिपेंड करता है कि उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और वो फ्रेंच अब नहीं सीख पाएगा। दूसरी चीज उसको एम हैमिल के बारे में भी पता लगती है, एम हैमिल के बारे में भी वो सोचता है कि एम हैमिल को भी मैं अब नहीं देख पाऊंगा, आई वुड एंड यू नो दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और ये सोच के वो सारी चीज भूल जाता है कि क्या उन्होंने मुझे, जो कितने क्रैंकी होते थे वो लोग, कैसे मुझे अपने रूलर से मारते थे, वो सारी चीजें वो भूलता है। और ही वाज सो पैशनेट अबाउट हिज टीचर कि यार आई वुड नॉट बी एबल टू सी हिम अगेन, एंड ही वाज वेरी सैड thinking that M. Hamill, this is the last lesson that I'm learning from M. Hamill. Okay, now let's look at the second part of the text. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle, although very loud and clear and without any mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. ठीक है, तो समझ में आया, मतलब उन्होंने उसको बुलाया और उसको बोला कि नाउ यू हैव टू स्पीक अबाउट द पार्टिसिपल्स, जो होमवर्क आपको मैंने दिया था उसके बारे में आपको बोलना है। एंड जैसे ही वो उठता है, ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट शॉट इन काइंड ऑफ लुक टेलिंग अबाउट व्हाट द पार्टिसिपल्स इज अबाउट हिज लेसन, बट ही गेट कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज हो जाता है, ही गेट मिक्स्ड अप विद द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क, हिज हार्ट वाज बीटिंग एंड ही वाज होल्डिंग एंड ही कुड नॉट से एनीथिंग आफ्टर। नाउ दिस इज द सीन 5। अब हम बैकड्रॉप हो गया है, हमको पता लग गया है कि वहां पे क्या होने वाला है, क्या चीज है, व्हाई दिस सेटिंग एवरीथिंग, और वो अपने पार्टिसिपल्स के बारे में भी नहीं बोल पा। लेट्स लुक एट द फिफ्थ सीन। फिफ्थ सीन में क्या होता है, एम हैमिल टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, हाउ पीपल केप्ट पुटिंग ऑफ लर्निंग, हाउ लूजिंग वंस लैंग्वेज इज लाइक लूजिंग फ्रीडम। He says French is the clearest and the most logical language. He also admits that even he sometimes sends students on errands instead of teaching. Now, अब ये जो सीन है इसमें एम हैमिल बात कर रहा है। एम हैमिल बता रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। एम हैमिल बता रहे हैं कि क्या क्या जो घटनाएं हुई हैं, कैसे पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट देयर लैंग्वेज एंड हाउ इंपॉर्टेंट द लैंग्वेज इज टू द पीपल। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं एंड हाउ ही सेइंग कि कैसे वो भी गिल्टी थे कि वो लोगों को पढ़ने के लिए इतना प्रमोट नहीं कर पाते थे, उनको उल्टी सीधी चीजों पे भेज देते थे। ये सारी चीज वो इस सीन में बता रहे हैं। Now let's look at the text. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come up. तो M. Hamill को वो बोल रहे हैं कि मैं तुझे डांटूंगा नहीं आज, कोई बात नहीं बेटा, तू पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं बता पाया, that's okay. But every day we have said to ourselves, I have plenty of time. हम रोज अब कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। That's the great trouble with Alsac. He puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or write your own language? But you're not the worst, poor little Franz. We all have a great deal to reproach ourselves.
तो दिस इज द कॉन्वर्जेशन दैट ही सेइंग, वो ये बोल रहे हैं कि एलसैक रीजन्स के लोग हैं, कैसे वो हर साल हर समय बोलते हैं कि वो अपनी लर्निंग को अगले दिन के लिए पुश कर लेते हैं, ठीक है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड यू कैन नीदर स्पीक और राइट योर लैंग्वेज। आप अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो, लेकिन नीदर आप बोल सकते हो ना आप राइट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को, तो आप अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे बोल रहे हो? दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, M. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast their language, it is as if they had the key to their prison. दिस इस समय इस फ्रेज में वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कैसे अगर आपको अपनी लैंग्वेज नहीं पता और अगर आपको अपनी लैंग्वेज पता है तो कैसे आपके पास अपने जेल की चाबी है। तो दैट्स व्हाई हाउ he is kind of saying कि how important the language is. He is giving a couple of examples to prove that French language is one of the most important language that they have. The final grammar lesson. Now, once the whole scene of saying कि फ्रेंच कितना इंपॉर्टेंट है और एम हैमिल को बोलते हैं कि बेटा तू बैठ जा, कोई बात नहीं, तूने नहीं पढ़ा, देन द फाइनल ग्रामर लेसन जो वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं उस वाले सीन पे आते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं, टीचेस ग्रामर विद ग्रेट पेशेंस, फ्रांस लिसन्स केयरफुली एंड फाइंड्स दैट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम, एवरीवन इंक्लूडिंग द ओल्ड विलेजर्स पेज फुल अटेंशन। लेट्स लुक एट द टेस्ट. When he opened a grammar and read us our lesson, I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seems almost as if the poor man wanted to give us all that he knew before going up. तो वो ये देख रहा था कि कैसे सिंस वो लास्ट लेसन था, he was paying attention, the old villagers were paying attention, और जब वो अटेंशन दे के पढ़ रहा था तो he was thinking कि यार इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एंड आई एम लर्निंग एवरीथिंग दैट ही इज सेइंग। एंड ही वाज आल्सो स्टेटिंग कि वो एम हैमिल के इमोशन भी बता रहा है। एम हैमिल बोलता है कि इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे कि वो ये चाहते थे कि मैं तेरे को सब कुछ दे दूं बिफोर आई गो अवे। सो दैट वाज द इमोशन दैट ही वाज स्टेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ पोस्ट दैट आफ्टर टीचिंग द लेसन, देन ही लुक्स एट द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, द राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स द 7th scene. Students write France Elsac. Their classroom is filled with the soft sound of writing. Even the villagers try to write with trembling hands. That day, M. Hamill had new copies for hers, written in a beautiful round hand, France Elsac. They looked like little flags floating everywhere in the school, hung from the road at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens on the paper. ये सारा backdrop है, ठीक है। उन्होंने नई कॉपीज दी सारे स्टूडेंट्स को। नाउ बैकड्रॉप ऑफ द सीन, कि जैसे उन्होंने कॉपीज दी सारे लोगों को, एवरीवन वाज सो साइलेंट, even the old villagers were paying very great attention to what he was teaching. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as it was French too. On the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ये एक लाइन है, वो उसके थॉट प्रोसेस को बता रहा है कि जैसे ही वो अपनी बुक्स को लिख रहे थे, बुक्स पे अपना लेसन लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, तभी पिजन्स की आवाज आई। तो मेरे मन में एक थॉट आया, यार इस पिजन्स को भी ये जर्मन बोलने को ही बोलेंगे क्या? तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट्स कमिंग देयर इन हिज माइंड। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग, आई सॉ एम हैमिल सिटिंग motionless in the chair and gazing first at one thing then at other, and as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy for 40 years he had been there in the same place within garden outside the window. Now इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें ये देखता है कि एम हैमिल को भी देख के उनके इमोशंस को वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि एम हैमिल क्या फील कर रहे होंगे उस समय। जैसे ही वो लिटिल फ्रेंच एम हैमिल को देख रहा है, ही वाज फीलिंग कि एम हैमिल वाज गेजिंग, एक चीज को देख रहे हैं फिर दूसरी चीज को देख रहे हैं, एज इफ ही वांट्स टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीवन लुक्ड इट। बस 40 साल उसने वहां पढ़ा है, ही वाज लुकिंग एट एवरीथिंग as if he want to fix that in his mind, and he want to take that picture in his mind wherever he goes, right? For 40 years he has been in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. उसी क्लास में वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं। This was his last day and the last. Backdrop और भी देखिए backdrop. Only the desk and the benches have been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that had planted himself twined about the window of the room. ये backdrop बता रहा है, जो जैसे वो
जो एम हैमिल थे, जैसे वो बाहर देख रहे थे, बाहर वो क्या क्या विटनेस कर रहे हैं, बाहर क्या क्या विटनेस कर रहे हैं, वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन विटनेस कर रहे हैं। हॉपवाइन क्या होता है, एक हैंगिंग प्लांट होता है, हैंगिंग प्लांट जो वहां पे लग रहा था। हॉपवाइन एट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज ऑन द रूफ, जो रूफ तक आ गया था, उस प्लांट को विटनेस कर रहे थे। टू हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, for they must leave the country the next day, and he had the courage to hear every lesson to the very last. Down there at the back of the room, old Hosner had put in his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled a letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember the last. ये सारा बैकड्रॉप है उस लेसन में। 5 चीजें उन्होंने विटनेस करी, ये 5 चीजों को हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज उन्होंने विटनेस की वॉलनट ट्रीज और हॉपवाइन, ठीक है। Then then the emotion came कि यार ये जा रहे हैं, how emotional it would be for him to witness his sister packing the doors and packing the luggage, and he had to leave the next day. Next he witnessed was babies chanting. Next he witnessed what? Old Hassner putting off his spectacles and putting on the primer. ये सारी 4-5 चीजें उन्होंने विटनेस करी। कैसे ये 5 चीज उस बैकड्रॉप को बना रही है कि ये लास्ट लेसन, एंड एवरीवन वाज फीलिंग इमोशनल, right? He could also see the old Hosner, जो एक प्राइमर रख के बैठा था, जिसकी हमने पहले भी बात करी है, spelled his letters. He was speaking, he was spelling his letters. You can see the trembling of his voice. You can see the emotion in his voice, right? And it was so funny to hear him say that we all wanted to laugh and we all wanted to cry. How well I remember the last. ये एक बैकड्रॉप दे रहा है वो लास्ट लेसन। Now let's look at the final scene. ठीक है, 8-7 सीन हमने पढ़ लिए। अब द फाइनल सीन, द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द होल स्टोरी। द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12. Prussian soldiers march outside. M. Hamel becomes pale and emotional. He tries to speak but cannot. Instead, he takes a piece of chalk and writes on the board in the large letter. Church clock में 12 बजते हैं. You can see, he can hear the voice of the Prussian soldiers moving outside. And एम हैमिल का जो इमोशन था, जो उनको लिखना चाह रहे थे कि दिस इज द लास्ट लेसन, बॉस, गुड बॉय, थैंक्स फॉर ऑल द टाइम, वो बोल नहीं पा रहे थे। इंस्टेड वो एक चौक लिखते हैं और चौक लिख के वो बोर्ड पे लिख देते हैं विवा दे फ्रांस। Now let's look at the text. All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian soldiers returning from Dils sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. Church clock 12 बजाती है. Then there were soldiers drilling, and then M. Hamel उठते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ कहूँगा इन लोगों को अपने लास्ट लेसन, but he could not. Instead, वो चौक लेते हैं, बोर्ड में Vive la France. Vive la France means long live France. That's what he writes on the board, and he asks everyone. Okay. So this is the 8 scenes. दोस्तों, हमने इसमें कोशिश करी है कि हम ना इसको easy बना सके. I want all you to comment in the chat and state whether you like the lesson or not, and also how can you make it better. Anything you want to add, we can add. Till then, goodbye. Stay tuned. Have a nice day.